बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान की भूगोल के अंतर्गत आज हम प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करेंगे। वन प्रकृति का एक अनूठा संसाधन है जो आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उत्तर मुगल काल में ही नहीं बल्कि भारत में भी प्रथम विश्व युद्ध काल में विशाल भाग में वन पाए जाते थे। उस समय देश की लगभग 1/3 हिस्सा वनों से ढका हुआ था, क्योंकि लकड़ी हेतु इतनी मात्रा में वनस्पति की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, वनस्पति की आवश्यकता विकराल रूप धारण करने लगी और लकड़ी की मांग और वनस्पति का अत्यधिक दोहन होने लगा और पेड़ पौधे निरंतर कम होते गए। प्राचीन समय में वनों में वन्य प्राणी स्वतंत्र रूप से भ्रमण करते थे और तब इन वनों के आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां और धार्मिक कार्य भी किए जाते थे इन वनों में। लेकिन धीरे धीरे शनै शनै वृक्ष काटे जाने लगे और जब भूमि पर वनों का प्रतिशत कम होने लगा तो इस पर कठोर दंड का प्रावधान भी रखा गया। वृक्षों को रोपने के लिए इन्हें पूज्य माना गया, जैसे कि पीपल में पानी देना, वट वृक्ष को पूजना, नीम को घर का एक विशाल नीम देवता मानना। इस तरह से वनस्पति को बचाने के लिए प्रयास किए जाने लगे। जब ये भी संभव नहीं हुआ तो कठोर दंड का प्रावधान रखा गया और वृक्षों को रोपने के लिए आशीर्वाद और भारतीय संस्कृति और सभ्यताओं में इनके बहुत सारे वनस्पति बचाओ अभियान जोड़े गए। नैमिषारण्य में महाभारत की रचना की गई। संपूर्ण देश में तपोवन पाए जाते थे, जिनमें ऋषि और मुनि रहकर ईश्वर की आराधना करते थे। राजस्थान भी अरावली प्रदेशों में वनों से ढका हुआ था और वर्तमान में अरावली की जो स्थिति है वो सभी आपके सामने है। स्थिति उस समय से यानी स्वतंत्रता के बाद से निरंतर राजस्थान में भी वनों की स्थिति कमजोर होती जा रही है। सरकारी और प्राकृतिक और व्यक्तिगत कारक भी इसके लिए उत्तरदायी है। प्राकृतिक दृष्टि से राज्य का 61% भूभाग मरुस्थल है, अर्थात स्पष्ट होता है कि मरुभूमि प्राकृतिक वनस्पति हेतु अनुकूल नहीं है। जलवायु की दृष्टि से भी राजस्थान शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेश के अंतर्गत आता है, जहाँ पर शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण भी यहाँ पर वनों का निरंतर वास होता गया है।
राजस्थान सरकार ने वनों को बचाने के लिए और इन पर समुचित ध्यान देने के लिए वृक्षारोपण परियोजनाएं आरंभ की गई, जिनमें वनों का विकास धरातल और भूमि, प्रकृति और जलवायु के संयुक्त प्रभाव को जोड़ा गया। भारत सरकार ने 12 मई 1952 को राष्ट्रीय वन संबंधी नीति का निर्धारण किया, जिस पर अधिक गौर नहीं किया गया था। लेकिन आज की जो स्थिति है, जिसमें वनों का निरंतर ह्रास हो रहा है, बहुत सारी जनजातियां, निर्धन परिवार जो वनों पर आधारित थे, हमारा वन्य अभयारण्य जो वनों पर आधारित था, हमारी पशु चरागाह वनों पर आधारित थे, ये सभी शने शने कम होते जा रहे हैं। यही कारण है कि कई बार जो जंगली और हिंसक जीव हैं वो मानव बस्तियों की तरफ अपने भोजन की तलाश में आ जाते हैं और उनका शिकार करके, और जो बहुमूल्य वन्य अभयारण्य हैं उन्हें मार दिया जाता है। वन्य प्राणी हैं उन्हें मार दिया जाता है। अगर देखा जाए तो वनों से हमें बहुत सारे लाभ भी हैं। सबसे पहले तो जो वन है वो प्रदूषण से मुक्त रखकर और एक स्वच्छ और प्रदूषण रहित वातावरण प्रस्तुत करते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जो वाष्पीकरण की गति को वन संपदा या वनस्पति आवरण धीमी करता है, वाष्पीकरण को रोकता है, और जहाँ भी वन पाए जाते हैं उनके आसपास जो वातावरण है उसमें नमी पाई जाती है, यानी आर्द्रता और मॉइस्चर को वो हवा में बनाए रखता है। इसके अलावा वन जो है वो भूमि को बांधे रखते हैं। अनियंत्रित मिट्टी के कटाव को भी वनों की सहायता से ही रोका जाता है। जब कभी भी, जैसे कि हमने पहले अध्ययन किया कि राजस्थान शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश है, तो यहाँ पर जो अत्यधिक मिट्टी का कटाव है वो हवा के कारण होता है। तो अगर वनस्पति आवरण यहाँ अत्यधिक पाया जाता है तो यहाँ मिट्टी का वायु के द्वारा अपरदन कम हो पाता है। इसके अलावा जल के द्वारा भी जब कभी भी मिट्टी का अपरदन हो तो वनस्पति आवरण इसके अत्यधिक कटाव को नियंत्रित करता है। वनों में जो छोटे छोटे अनगिनत कीट पतंगे, पक्षी, रेंगने वाले जीव, पशु आदि पाए जाते हैं, वो सभी हमारी वन संपदाओं के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अलावा मानव के लिए बहुत सारी जड़ी बूटियां और बहुत सारे औषधीय युक्त पौधे भी वन ही हमें प्रदान करते हैं। देश में 7,65,253 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों पर वन पाए जाते थे, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 23.28% ही है। सघन वन केवल 11%, यानी जिसे हम डेंस फॉरेस्ट कहते हैं, वो केवल 11% भूभाग पर ही पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भारत जैसे विशाल देश में वन
कितने कम मात्रा में या कितने कम प्रतिशत में पाए जाते हैं। अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें, यानी किस राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन करें, तो वनों के अंतर्गत जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो पश्चिमी बंगाल में 8.8%, उत्तर प्रदेश में 11.9%, उड़ीसा में 22.5%, तमिलनाडु में 13.4%, पंजाब में 2.6%, मध्य प्रदेश में 35%, बिहार में 22.5%, केरल में 22.7%, आंध्र प्रदेश में 20.5%, जम्मू कश्मीर में 2.5%, कर्नाटक में 14%, गुजरात में 15.1%, महाराष्ट्र में 11.8%, असम में 24%, अंडमान में 73% और राजस्थान में 9.55% ही वन पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक वनों का जो प्रतिशत है वो अंडमान में पाया जाता है जो कि 73% है, और राजस्थान में सबसे कम 9.55% ही वनों के अंतर्गत पाया जाता है। राजस्थान में जो सरकार है उन्होंने वन विभाग ने स्टेट फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम 1996 से 2016 तक किया था, जिसमें वन क्षेत्र, जिलेवार और वनों की किस्में, वन नीति, भावी कार्यक्रम आदि पर भी विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया था। भारत में अगर हम देखें तो प्रति व्यक्ति वनों के अंतर्गत 0.06 हेक्टेयर क्षेत्र से भी कम आया जाता है, यानी इतना कम प्रतिशत भारत में है। जबकि राजस्थान में ये प्रतिशत और कम हो जाता है। राजस्थान में 0.02 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति वर्ग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हम देख सकते हैं कि जैसा कि हमने देखा कि वनों से हमें कितने लाभ हैं, लेकिन राजस्थान वनों में बहुत ही पिछड़ा हुआ है और अधिक से अधिक वन लगाने की और वनों के प्रतिशत को बढ़ाने की आवश्यकता है। अब हम वनस्पति को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें सबसे पहले है जलवायु, प्राकृतिक कारण, जिसमें कि हम प्रकृति को ले सकते हैं कि यहाँ की जो जलवायु है और यहाँ का वर्षा का प्रतिशत, इन सभी को, और इसमें हम मिट्टी को भी लेंगे। तीसरे जैविक कारण, जैविक कारणों में हम यहाँ पर पाए जाने वाले जो मृदा है, पशुचारण है, इन सभी को विस्तृत अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम राजस्थान में जो वन है उनके प्रकारों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। नमस्कार।